हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्ज़ाम मास्टर चैनल। बेसिकली ये पैम्पलेट सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इतिहास से। ये हमारा पहला चैप्टर होगा, ओपनिंग होगी। इस वीडियो को आप चाहें तो देख कर के आनंद उठा सकते हैं, या फिर जानकारी को मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आप इसे सुन करके भी याद कर सकते हैं। चाहें तो ईयरफोन लगा करके आँख बंद करके ध्यान से सुनेंगे। मगध का उत्कर्ष ये टॉपिक होगा, यानी जो पैम्पलेट है ये आधारित होगा मगध का उत्कर्ष, यानी जहाँ से आपका एक लिखित इतिहास, प्रामाणिक इतिहास प्राप्त होता है, वहाँ से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कान लगा के, और 2-3 बार इसे अगर आप सुन लेंगे तो आपका ये कंप्लीट, ये वीडियो कम ऑडियो ज़्यादा है। हालांकि देखने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम टॉपिक की बात करते हैं NCERT की, तो मगध का उत्कर्ष एक लिखित और प्रामाणिक इतिहास जो है वो कुछ यहीं से प्राप्त होता है। तो पॉइंट नंबर यहाँ से शुरू करते हैं हम 1 से। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद, वेदों की संख्या 4 है। 4 में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा वेद जो है वो अथर्ववेद ही है। 5वां वेद एक जिक्र होता है, वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसको संज्ञा दी गई है पंचम वेद की। लेकिन मूल रूप से वेदों की संख्या 4 है, जिनमें से अथर्ववेद में मगध का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अब 16 महाजनपदों में से अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें हैं, 16 जनपद जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल मगध जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक अवंती, कौशल, वज्ज, अंग, इन सब की तरह ही मगध का उत्कर्ष चैप्टर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आधुनिक पटना यानी वर्तमान समय में बिहार राज्य में जो पटना है और गया जिला जो है वो इसी में शामिल हैं। तो अब आपके दिमाग में एक लोकेशन आ गई होगी इसकी, कि मगध कहाँ या किस भौगोलिक लोकेशन से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। तो भौगोलिक लोकेशन आप दिमाग में लेके चलिए कि वर्तमान में जो पटना और गया जिला का क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। ये अभियान चिंतामणि के अनुसार इसको कीकट कहा गया था, ठीक है। और शक्तिशाली राजतंत्रों में से ये एक था। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज और इसके शासक थे बिंबिसार, ठीक है। हालांकि मगध का वास्तविक संस्थापक, याद रखिएगा, मगध का वास्तविक संस्थापक और हर्यक वंश का प्रथम शासक, ठीक है, बिंबिसार को ही माना जाता है। बिंबिसार, याद रखिएगा नाम। शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था और राजधानी थी गिरिव्रज। रिपीट कर रहा हूँ, राजधानी गिरिव्रज। ये गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक और धार्मिकता का विश्व पटल पे केंद्र था, सेंटर था, ठीक है। इसकी सीमा गंगा से विंध्य पर्वत तक, चंपा से सोन नदी तक विस्तृत थी, ठीक है। मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया था और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। तो ये एक भूमिका थी जो आपने मगध का उत्कर्ष के विषय में, मगध जो कि 16 महाजनपदों में से एक था, इसके बारे में आपने सुना। अब मगध के उत्कर्ष करने में किस वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा, ये बारी है जानने की। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ठीक है। तो हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश सत्ता में आया और इसके संस्थापक थे बिंबिसार और काफ़ी महान शासक थे बिंबिसार। चलिए एक छोटा सा परिचय दूंगा आप सबको बिंबिसार का। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व, और इनका जो उपनाम था वो था श्रेणीय, और इनका लक्ष्य था विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा महाशक्तिशाली महाजनपद मगध को बनाया बिंबिसार ने। हर्यक वंश का पहला शक्तिशाली शासक जिसने विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंश का विस्तार किया।
पहला विवाह बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चेलना से किया और दूसरा विवाह इन्होंने कौशल नरेश की बहन महाकोशला से किया और दहेज में काशी प्रांत प्राप्त कर लिया। तीसरा विवाह मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से किया। बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था बिंबिसार और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु, है ना, इसकी जो हत्या है वो इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, जिसका उपनाम कुड़िक था। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली बौद्ध संगीत थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगीत, यहाँ से अजातशत्रु से ये क्वेश्चन आता है कि पहली बौद्ध संगीत का जो प्रश्न है वो अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो ये बिंबिसार के परिचय के बाद मगध के उत्कर्ष में हम बढ़ेंगे आगे अजातशत्रु, जो कि 492। अब आपने देखा कि बिंबिसार 492 तक यानी हत्या हो गई। अब 492 से आपके अजातशत्रु आते हैं, जिनका उपनाम क्या बताया था, कुड़िक। अजातशत्रु ने कौशल नरेश से युद्ध में जीतकर समझौते में उनकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। वैशाली को जीतकर मगध का हिस्सा इसे बनाया और बौद्ध जैन दोनों मतों का पोषक था अजातशत्रु भी। राजगृह में इसने स्तूप का निर्माण करवाया और पहली बौद्ध संगीति राजगिर की सप्तपाणी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न करवाई किसने, अजातशत्रु ने। और बुद्ध की शिक्षा विभक्त सुत्त पिटक विनय पिटक दो यहाँ पर जो है अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुए और इसकी भी हत्या सेम जैसे को तैसा वाली कहानी को चरितार्थ करके पुत्र उदायन ने कर दी थी। यानी अजातशत्रु ने मारा अपने पिता बिंबिसार को और अजातशत्रु का पुत्र उदायन ने मार दिया अजातशत्रु को, है ना। तो पोते ने अपने दादा का जो कर्जा था वो पिता से ले लिया बदला। चलिए, उदायन 460 से 444 ईस्वी पूर्व, और उदायन का जो उपनाम था वो था उदयभद्र। उदयभद्र जो है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उदायन का नाम वहाँ पर आप लेंगे। उदायन की हत्या एक व्यक्ति ने की थी, उसके 3 पुत्रों ने क्रम से शासन किया। जनता ने इन पुत्रों को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया। यानी हर्यक वंश में अगर हम बात करें तो उदायन ये जैन धर्म का समर्थक रहा। इसकी राजधानी परिवर्तन हुआ राजगृह से पाटलिपुत्र और गंगा और सोन नदी का संगम। इसके 3 पुत्रों का मैंने जिक्र किया तो नाम याद रख लीजिए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक ही वो पुत्र था जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का। और फिर नागदशक के बाद जो है एक इनके अमात्य थे शिशुनाग को जो है राजा बना दिया जनता ने, और यहीं से शिशुनाग वंश की जो नींव है वो डल गई। तो एक पेज का ये पंपलेट है, इसमें मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश को आपने देखा। अब जो नेक्स्ट पेज है वो स्टार्ट होगा शिशुनाग वंश का। इस वंश का संस्थापक कौन बना, शिशुनाग, जो कि एक अमात्य था। इसने जो है नागदशक को अपदस्थ करके, यानी मारा नहीं था, उसे पद से हटा करके शिशुनाग वंश की नींव रखी। और शिशुनाग जो है इसने राजधानी वैशाली को बनाया। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जो सफलता है शिशुनाग की वो है अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला दिया था और अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दिया था। फिर इसके बाद शिशुनाग के बाद आते हैं काला शोक, यानी अजातशत्रु के बाद आप काला शोक का नाम लेते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत, इनका उपनाम था काकवर्ण। इसने भी अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। ठीक है, देखिए जैसे शासक आ रहे थे ये सब अपनी राजधानी का परिवर्तन करते जा रहे, जहाँ जिनको जो सुविधा, जो शहर अच्छा लग गया वहाँ राजधानी टिका दिए।
इसके शासनकाल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ये हमेशा याद रखेंगे। इसकी भी हत्या किसी व्यक्ति ने की थी, किसी व्यक्ति के द्वारा जो है इसकी हत्या हुई, शिशुनाग वंश, ठीक है, कालाशोक। इसने जो है बौद्ध संघ दो उसमें जो है विभक्त किया, स्थावीर और महासंघिक में, और अंतिम शासक थे आपके नंदीवर्धन, ठीक है, अंतिम शासक थे। नंदीवर्धन का ज़्यादा कोई जिक्र नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड जानकारी आपको इम्पोर्टेंट। आप चाहें तो इससे नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं, और कान लगा के आंख बंद करके ये जानकारी सुन करके अपने जहन में उतार सकते हैं कि कैसे मगध का उत्कर्ष में कैसे कैसे जो है एक सीरियल से मैं आपको चीज़ें दूंगा, पैम्पलेट सीरीज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। फिर शुरू होता है महानंदिन 366 से 344, ठीक है, जिसे आप महापद्म नंद, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन जान लीजिए। इसके बारे में कालाशोक की हत्या 10 पुत्रों ने संयुक्त रूप से की थी और 22 साल तक शासन किया। इसके शासनकाल का कोई उल्लेख घटना नहीं मिलती, इसीलिए मैंने कहा अब नंद वंश पे आते हैं। महापद्म नंद से शुरू करेंगे। शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना हुई, और नंद वंश में टोटल 9 राजा हुए, इसलिए इसे नवनंद कहा गया। तो पहला देखिए महापद्मनंद, ये शूद्र शासकों में प्रथम था। इसने पहली बार कलिंग की विजय की और वहाँ एक नहर खुदवाया। वो कलिंग से जैन की प्रतिमा उठा लाया था और उत्तर भारत का पहला महान ऐतिहासिक सम्राट था। इसने उपाधि ली एक राट और एक छत्र। इसके 8 पुत्र थे जिन्होंने लगभग 100 साल तक शासन किया। अब महापद्मनंद के ही 8 पुत्र थे। कहिए तो मैं आपको इनका नाम बता दूं। पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौविषाणक, दश सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। धनानंद ही जो है अंतिम शासक था, महापद्मनंद का लास्ट पुत्र। और ज़्यादा कर, इसने बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था जिससे जनता जो है वो असंतुष्ट थी, और इसी के लिए इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। इनकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, घनानंद की, चाणक्य की सहायता से। तो अब आप लोग जो है 3 वंश देख लिए, हर्यक, शिशुनाग और नंद। इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी मैंने अब तक इस पंपलेट में छोड़ी नहीं है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो अब तक आपने देखा कि महापद्मनंद के शासन आते आते सिकंदर ने भी उधर आक्रमण कर दिया और इधर चंद्रगुप्त ने भी इनकी हत्या चाणक्य की सहायता से करके मौर्य वंश की नींव रख डाली। तो अब इसी में मैं आपको मौर्य वंश की भी कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक पेज में एक छोटा सा पंपलेट है मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, या फिर यहीं पर मैं इसे रोकता हूँ और कल के पैम्पलेट में आपको मौर्य वंश का जानकारी मिलेगी। सुपर टेट का नया बैच, जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट का नया बैच स्टार्ट है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452 26 74 92, इस पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजिए। तो हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश 3 वंश से रिलेटेड 1-2 पंपलेट में आपको सारी जानकारी क्लियर हो गई। इस ऑडियो को आप बार बार सुनिए लगा के अपने फ़ोन पे रात में सोते समय, और आज से कल तक में इन 3 वंशों की प्रमुख घटनाओं को याद कर लीजिए, जिससे कभी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो ना भूले। तो जल्दी से अपना सुपर टेट का नया बैच ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल व्हाट्सएप के स्पेशल ग्रुप में ऐड हो जाइए। नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास और क्विज़ के लिए क्विज़ भी हमने ऐड कर दिया इसमें बहुत आसानी से। तो सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।